दोस्तों मई 2021 में जर्मन पॉपुलेशन ने अनाउंस किया था कि 1904 और 1908 के बीच साउथ वेस्ट अफ्रीका में रहने वाले हेरेरो और नामा पॉपुलेशन का जर्मनी द्वारा जो जेनोसाइड किया गया था उसके भुगतान के रूप में जर्मनी उन्हें 1.1 बिलियन यूरो पे करेगा। जर्मनी उस समय इन रीजन्स का कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करता था और उस दौरान हेरेरो पॉपुलेशन की लगभग 80% और नामा पॉपुलेशन की 50% आबादी की मौत जर्मन मिलिट्री द्वारा की गई थी। इसके अलावा अभी कुछ ही दिन पहले 19 मार्च 2022 के दिन रॉयल कपल प्रिंस विलियम और उनकी वाइफ केट के कैरिबियन टूर के दौरान जमाइका और बेलीज ने प्रोटेस्ट करते हुए रेपरेशन यानी भुगतान की मांग की थी। वहीं 25 मार्च 2022 को ऐसे ही प्रोटेस्ट बहामास में देखने को मिले। कॉलोनाइजेशन के समय में ब्रिटिश कॉलोनीज होने के कारण इन देशों के लोगों को स्लेवरी जैसे टॉर्चर का सामना करना पड़ा था। ब्रिटेन और अन्य कॉलोनिस्ट नेशन से रेपरेशन की मांग कोई नई डिमांड नहीं है और जापान जैसे कई देश ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने जुल्म की भरपाई के लिए रेपरेशन पे भी किए हैं। जापान ने साउथ कोरिया पे इलीगल ऑक्यूपेशन के लिए उसे $800 बिलियन पे किए थे। यही इंडिया की बात करें तो पॉलिटिकल लीडर मिस्टर शशि थरूर ने 2015 में ऑक्सफोर्ड यूनियन के एक डिबेट में आर्गुमेंट्स पेश करते हुए क्लेम किया था कि सालों बीत जाने के बावजूद अब भी ब्रिटेन इंडिया को रेपरेशंस ओ करता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या जमाइका और बहामास की ही तरह क्या हमें भी अब रेपरेशंस की मांग करनी चाहिए? आखिर वो क्या कारण है जिनसे ये साबित होता है कि इंडिया को ऑपरेशन का मुआवजा मिलना चाहिए? आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन्हीं रीजंस को जानेंगे और देखेंगे कि किस तरह ब्रिटिश रूल के अंडर भारत को हैवी इकोनॉमिक लॉसेस का सामना करना पड़ा था, जिसकी कीमत चुकाना ब्रिटेन की जिम्मेदारी है। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन और सबसे पहले समझते हैं कि रेपरेशन किसे कहते हैं। दोस्तों वैसे तो रेपरेशंस को अक्सर किसी अब्यूज या इंजरी के लिए दिए गए कॉम्पनसेशन या मुआवजे के रूप में समझा जाता है। 1900s की शुरुआत में रेपरेशन वर्ड वॉर डैमेजेस के लिए दिए जाने वाले कॉम्पनसेशन को कहा जाता था, लेकिन आज के दौर में रेपरेशंस को केवल वॉर डैमेज ही नहीं बल्कि एक ऐसी पेमेंट या असिस्टेंस समझा जाता है जो किसी भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए विक्टिम्स को प्रोवाइड की जाती है। रेपरेशंस की जिम्मेदारी उस पार्टी की होती है जिसके द्वारा वो जुल्म किया गया हो। दोस्तों ब्रिटिशर्स द्वारा हम पे 200 साल तक रूल किए जाने के बाद भारत की हालत इतनी खराब थी कि उसे अगर हम ह्यूमन राइट वायलेशंस का नाम दें तो गलत नहीं होगा। आज देश को आजाद हुए 75 साल तो हो गए हैं, लेकिन इतनी तरक्की के बावजूद भी गुलामी के वो 200 साल भुलाए नहीं जाते। जानों का नुकसान, मालों का लुट जाना और सालों साल पड़ने वाला अकाल। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले ब्रिटेन की पॉलिसीज के कारण भारत को हो रहे इकोनॉमिक लॉस की तरफ सबका ध्यान आकर्षित किया था। अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के माध्यम से देश के सामने ये थ्योरी पेश की थी कि किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत से सारा वेल्थ ड्रेन कर रही है और रिटर्न में इंडिया को कोई कमर्शियल, इकोनॉमिक और मटेरियल गेन नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों गेन्स तब भी नहीं पहुंचे थे और अब भी कोई गेन्स हासिल नहीं हुआ है और इसलिए पिछले कुछ सालों से इस बात की मांग की जा रही है कि ब्रिटेन ब्रिटिश रूल के दौरान भारत को दिए गए नुकसान की भरपाई रेपरेशंस के रूप में करे। लेकिन क्या ब्रिटेन को वाकई रेपरेशंस पे करने चाहिए? आखिर भारत को ब्रिटिश पॉलिसीज द्वारा कितना नुकसान हुआ था? क्या इसका कोई एस्टिमेट है हमारे पास? आइए अपने अगले सेक्शन में हम इन्हीं सवालों पे बात करते हैं और देखते हैं कि रेपरेशंस की मांग जस्टिफाइड है भी या फिर नहीं। दोस्तों रेपरेशंस पे करने का सबसे पहला कारण है आजादी के वक्त इंडियन इकोनॉमी की खराब हालत। आपको जानकर हैरानी होगी कि 18th सेंचुरी की शुरुआत में वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडिया का शेयर लगभग 23% तक था, जो ऑलमोस्ट पूरे यूरोप के शेयर के बराबर समझा जा सकता है। वहीं जब तक अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तब तक हमारी इकोनॉमी का शेयर गिरकर 4% से भी कम हो गया था। वजह सिंपल थी, भारत को ब्रिटेन के लाभ के लिए एक्सप्लॉइट किया जाता रहा। 200 वर्षों तक ब्रिटेन के डेवलपमेंट को भारत के प्लंडर्स द्वारा फाइनेंस किया गया था। 19वीं सदी के अंत तक हाल कुछ ऐसा था कि इंडिया ब्रिटेन का बिगेस्ट कैश काउ बन चुका था, यानी इंडिया ब्रिटिशर्स के लिए सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट था जहां से उन्हें स्टेडी इनकम मिलती रहती थी। शायद अगर इस इन्वेस्टमेंट से भारत भी विकास कर रहा होता तो बात कुछ और ही होती, लेकिन रिपोर्ट्स बताते हैं भारत ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स का सबसे बड़ा परचेजर था। इनफैक्ट ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स को इनकम भी इंडिया से मिल रहे टैक्सेस और रेवेन्यू द्वारा दी जाती थी। देखा जाए तो ऐसा मालूम पड़ता है कि हम अपने अत्याचार की रकम खुद ही भर रहे थे।
बात करते हैं दूसरे कारण की। ब्रिटेन में हुए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से कौन वाकिफ नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत को ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ी थी? दोस्तों, ब्रिटेन का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंडिया के डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बना था। ब्रिटिशर्स के आने से पहले लगभग 2000 साल तक इंडिया वर्ल्ड का लीडिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्टर था, लेकिन इंडिया के इन्हीं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय किया गया और यहाँ से रॉ मटेरियल्स बिल्कुल चीप रेट्स में इंग्लैंड एक्सपोर्ट किए जाने लगे। और फिर उन्हीं रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल कर इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में गुड्स तैयार होते थे, जो वापस इंडिया में ही चीप ड्यूटीज पे करके फाइनल प्रोडक्ट्स के रूप में पहुंचते थे और इंडियन मार्केट्स में सेल होते थे। ये ब्रिटिश राज ही था जिसने इंडिया को एक प्रोड्यूसर इकोनॉमी से फीडर इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया था। इतना ही नहीं, एक समय था जब बंगाल के हैंडलूम वीवर्स ऐसे फैब्रिक्स प्रोड्यूस किया करते थे जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डिमांड में थे। स्पेशली वर्ल्ड की रॉयल घराने की लेडीज इसे पहनना पसंद करती थी। इन फैब्रिक्स की खासियत ये थी कि सस्ते होने के साथ साथ बहुत सॉफ्ट और लाइट हुआ करते थे। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के तहत ब्रिटेन ने अपने फायदे के लिए इस इंडस्ट्री को भी नष्ट कर दिया। यहाँ तक कि कई रिकॉर्ड्स बताते हैं कि बंगाली वीवर्स के अंगूठों को काट दिया गया ताकि वो वीविंग न कर सकें। इतना ही नहीं, उनके लूम्स या मशीन्स जिन पे फैब्रिक तैयार किया जाता है उन्हें भी तोड़ दिया गया था। अगर वीवर्स और टेक्सटाइल ओनर्स द्वारा एक्सपोर्ट के लिए इंडियन क्लोथ्स तैयार भी कर दिए जाते थे तो ब्रिटिशर्स उनके एक्सपोर्ट्स पे इतनी हैवी ड्यूटीज और टैरिफ्स इंपोज कर देते थे कि कई एक्सपोर्टर्स उन्हें पे नहीं कर पाते थे, जिसके कारण इंडियन क्लोथ का एक्सपोर्ट्स भी धीरे धीरे ऑलमोस्ट खत्म हो गया। देखते ही देखते ब्रिटिश राज में इंडिया के हालात इतने बिगड़ गए कि वीवर्स बेगर्स बन गए और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि ढाका, जो अब बांग्लादेश की राजधानी है, वो उस समय मुस्लिम प्रोडक्शन का ग्रेट सेंटर हुआ करता था। डीइंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद उसकी आबादी 90% तक गिर गई क्योंकि वो लोग रोजी रोटी के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में चले गए थे। तो दोस्तों, यहाँ साफ दिख रहा है कि किस तरह इंडिया फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के ग्रेट एक्सपोर्टर से ब्रिटिश गुड्स का इंपोर्टर बन गया था। वहीं वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स में भारत का शेयर 27% से गिर के 2% हो गया था। इसके अलावा ध्यान देने वाली बात है कि इस गुलामी के कारण हमने खुद का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का पूरा फेज मिस कर दिया। आज भारत की कॉम्पिटेंस पे सवाल उठाया जाता है। कहा जाता है कि हमारी इंडस्ट्रीज अब भी वेस्टर्न नेशंस के मुकाबले पीछे है, लेकिन इस फैक्ट के पीछे जो रीजन है उसे कोई एक्सप्लोर नहीं करना चाहता। अगर हमें भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का हिस्सा बनने दिया जाता तो हम एक बार फिर सोने की चिड़िया बनने की पूरी काबिलियत रखते थे। खैर, अब रुक करेंगे ब्रिटिश राज द्वारा किए गए दर्दनाक जुल्मों में से एक जुल्म की तरफ, और वो है द ग्रेट बंगाल फेमीन। दोस्तों, आसान भाषा में फेमीन यानी अकाल का मतलब होता है किसी क्षेत्र में लंबे समय तक भोजन की कमी से होने वाली मौतें। ब्रिटेन के रूथलेस एक्सप्लॉयटेशन से 200 ईयर्स में लगभग 15 से 29 मिलियन इंडियंस को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इन मौतों की वजह कोई बड़ा हादसा या नेचुरल कैलेमिटी नहीं थी, बल्कि इतने अधिक मात्रा में लोग केवल भूख से मरे थे। दुख की बात यह है कि इन जानों को आसानी से बचाया जा सकता था। ब्रिटिश सरकार को करना ही क्या था, लोगों को भूख से बचाना ही तो था। लेकिन ज्यादा से ज्यादा पैसे बटोर के अपने घर इंग्लैंड ले जाना जिसका मकसद हो, वो भारतीयों के भूखे पेट के बारे में कैसे सोच सकता था। दोस्तों, भारत में ब्रिटिश रूल के दौरान कई फेमीन्स आए थे, जिसमें बंगाल का फेमीन सबसे दर्दनाक था। 1943 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जहां बंगाल के लोग भूख से तड़प रहे थे, वहीं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल की लीडरशिप में सारा अनाज इंडिया से एक्सपोर्ट करके ब्रिटेन की आर्मी के लिए स्टॉक पाइल कर दिया जा रहा था। मिस्टर चर्चिल ने अपने इस डिसीजन के तर्क में साफ कहा, द स्टारवेशन ऑफ एनी वे अनडेव्ड बंगालीज इज लेस सीरियस देन दैट ऑफ स्टडी ग्रीक्स। यानी बंगालीज जो पहले से अंडर फेड हैं, उनकी भूख वैसे भी इन मजबूत ग्रीक सोल्जर्स की भूख से ज्यादा सीरियस नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रिकॉर्ड्स के अनुसार द ग्रेट बंगाल फेमीन में लगभग 40 लाख भारतीय मारे गए थे। जब कुछ ब्रिटिशर्स ने इस त्रासदी की तरफ मिस्टर चर्चिल का ध्यान आकर्षित करना चाहा तो उनकी एकमात्र प्रतिक्रिया थी, और वो ये कि गांधी अभी तक क्यों नहीं मरे। दोस्तों, अगले कारण की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इंडियन रेलवेज के कंस्ट्रक्शन से भारत को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी ब्रिटेन को करनी चाहिए। कई लोग ब्रिटिश रूल को बेनिफिशियल बताने के लिए इंडियन रेलवेज के कंस्ट्रक्शन का उदाहरण पेश करते हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि रेलवेज कभी इंडियन पब्लिक की सुविधा के लिए कंस्ट्रक्ट किया ही नहीं गया था।
उसके कंस्ट्रक्शन का सिर्फ एक ही मकसद था कि इंडियन रेलवेज के थ्रू रॉ मटेरियल्स कलेक्ट करना और फिर उन रॉ मटेरियल्स को ट्रेन्स के जरिए पोर्ट तक ले जाना ताकि उन्हें ब्रिटिश शिप से ले जाया सके। इनफैक्ट इन ट्रेन्स का इस्तेमाल बाद में ब्रिटेन के खिलाफ उठती आवाजों को बंद करने के लिए भी किया गया था, जब इन ट्रेन से सोल्जर्स को दूर दराज इलाकों में भेजा जाता था। भारतीयों द्वारा ट्रेन में सफर करना एक कोइंसिडेंस था, क्योंकि जब इस मास ट्रांसपोर्ट की डिमांड बढ़ी तब ब्रिटिशर्स ने ट्रेन के सप्लाई को बढ़ाना बिल्कुल जरूरी नहीं समझा। इनफैक्ट कई रिकॉर्ड्स के अनुसार इंडियन रेलवेज एक बहुत बड़ा ब्रिटिश कॉलोनियल स्कैम था। रेलवेज के प्राइवेट ब्रिटिश शेयर होल्डर्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हाई रिटर्न्स और प्रॉफिट्स गारंटी किए थे, जिस कारण इन्वेस्टर्स ने रेलवेज में पैसे लगाए और बहुत अधिक मात्रा में रिटर्न्स भी अर्न किए। लेकिन ये पैसे जो कमाए गए वो कुछ और नहीं, इंडियन टैक्सेस ही थे। इन टैक्सेस को वो भारतीय पे कर रहे थे जिनके पास खुद का पेट भरने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। इस स्कैम के थ्रू ब्रिटिशर्स ने ही सारा मुनाफा भी कमाया, टेक्नोलॉजी को भी कंट्रोल किया और इक्विपमेंट भी खुद ही सप्लाई किए। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार फिर सारे बेनिफिट्स भारत से वंचित रह गए। अब बात करते हैं हमारे सैनिकों की, जिन्होंने अपनी जानें ऐसे कॉजेज में गंवाई जिनका उनसे कोई संबंध ही नहीं था, और फिर भी उन्हें या उनकी फैमिली को मुआवजे देने की कोई बात नहीं होती। आपको जानकर हैरानी होगी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश फोर्सेस को ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ने मिलकर उतने सोल्जर्स नहीं प्रोवाइड किए थे जितने इंडिया ने अकेले कंट्रीब्यूट किए थे। खुद रिसेशन, गरीबी और इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक जैसी परेशानियों से गुजरने के बावजूद कैश और मटेरियल में अगर इंडिया के कंट्रीब्यूशंस को आज के पैसे में कैलकुलेट किया जाए तो वो लगभग 8 बिलियन पाउंड्स यानी 12 बिलियन डॉलर्स थे। इतना ही नहीं, लगभग 25 लाख इंडियंस ब्रिटिश फोर्सेस के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी लड़ रहे थे। वॉर के खत्म होने तक ब्रिटेन का वॉर डेट यानी कर्ज टोटल 3 बिलियन पाउंड्स था, जिसमें 1.25 बिलियन पाउंड्स उसने इंडिया से लिए थे। कई रिकॉर्ड्स इस कीमत को केवल टिप ऑफ द आइसबर्ग समझते हैं, यानी कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन की रकम इससे कई गुना ज्यादा थी, जिसकी भरपाई अभी तक नहीं हुई। दोस्तों, लोगों का मानना है कि कोहिनूर डायमंड जो इंडिया को बिलोंग करता है उसे भी ब्रिटिशर्स द्वारा लौटाने की बारी आ चुकी है। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि कोहिनूर के सफर का ऐसा इतिहास है कि ये पता लगा पाना कि ये हीरा किसको बिलोंग करता है मुश्किल है। 12th और 13th सेंचुरी में इसे ककातिया डायनेस्टी द्वारा पाया गया था, जिसके बाद ये खिलजी डायनेस्टी के पास आया और फिर मुगल बादशाह बाबर ने इसे एक्वायर किया, जिसे नादिर शाह ने सीज कर लिया था। 1800s में नादिर शाह के वंशज शाह सूजा को जबरदस्ती कोहिनूर सिख महाराजा रंजीत सिंह को देना पड़ा था और उसके बाद ब्रिटिशर्स इसे अपने साथ लेकर चल दिए थे। दोस्तों, आप गौर करें तो आखिरी बार ये डायमंड किसी भारतीय के पास ही था और इसीलिए ये क्लेम करना कि कोहिनूर किसी का था ही नहीं करेक्ट आर्गुमेंट नहीं समझा जाता। साथ ही कुछ एक्सपर्ट्स और ओपिनियंस ये मानते हैं कि ब्रिटेन को रेपरेशंस देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे पहले भी तो कई शासकों ने भारत पर रूल किया था और अपने एम्पायर को भारत के बाहर भी एक्सपैंड करने की कोशिश की। जैसे मौर्य और मुगल एम्पायर्स अपना एम्पायर सेंट्रल एशिया तक एक्सपैंड करना चाहते थे, और वहीं सिख एम्पायर ने लद्दाख के वेस्टर्न तिब्बतन किंगडम को कनकर भी कर लिया था। दूसरी तरफ चोला एम्पायर ने मलय पेनिनसुला को अपने कब्जे में लिया था। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन रूलर्स या एम्पायर्स ने इन रीजन्स को कभी लूटने की नीयत से कब्जा नहीं किया था। रूलर्स द्वारा उन रीजन्स के वेल्थ को पूरा ड्रेन करके कभी इंडिया में नहीं लाया गया था और ना ही वहां के लोगों को भूखा मरता हुआ छोड़ दिया गया था। इसके अलावा लोग आर्ग्यू करते हैं कि ब्रिटेन भारत को एड के तौर पे कॉम्पनसेट कर रहा है। तो आपको बता दें कि भारत को ब्रिटेन द्वारा एड के रूप में इंडिया की जीडीपी का केवल 0.4% दिया जाता है। इससे ज्यादा तो भारत अपने किसानों को फर्टिलाइजर्स की सब्सिडीज प्रोवाइड कराता है। और दोस्तों, सच बात तो यह है कि रेपरेशन का मकसद केवल भुगतान के रूप में कोई स्पेसिफिक रकम मांगना नहीं है। ऐसे पैसों का देश क्या करेगा जिसमें कोई प्रायश्चित ही ना हो। 200 साल के अन्याय की भरपाई किसी खास रकम से तो नहीं की जा सकती, बल्कि ब्रिटेन द्वारा अपने अब्यूज के लिए एक सिंसियर अपॉलजी और एक ऑनेस्ट एक्सेप्टेंस शायद भारतीयों के घाव को भरने में ज्यादा काम आए। तो दोस्तों, ये थी एक केस स्टडी जहां पे हमने डिस्कस किया कि क्या यूके को रेपरेशंस देने चाहिए, भुगतान देने चाहिए या नहीं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, ये बहुत मैटर करता है, तो कमेंट सेक्शन में आंसर करना मत भूलिएगा। उसके अलावा ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रेलेवेंट है और रेपरेशन से रिलेटेड सवाल यूपीएससी GS1 के मॉडर्न हिस्ट्री और GS2 के इंटरनेशनल रिलेशंस में पूछे जा सकते हैं।
इसलिए इस टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जाएंगे, जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। और आपका सवाल यह है, दैट इन व्हाट वे डिड ब्रिटिश रूल सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय इंडियन टेक्सटाइल एंड वीविंग इंडस्ट्रीज? एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। एंड विद द क्वेश्चन दैट्स इट फॉर द वीडियो माय फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।